अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को मानने पर तैयार नहीं है। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब मुसलसल हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। खासतौर पर नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई है और अब हुकूमत ने अहम मौजूदा और साबका शख्सियात के खिलाफ आइन शिकनी का रेफरेंस लाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जराये का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से साबका हुकूमत की मुबैना आइन शिकनी पर रेफरेंस की तैयारी के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। रेफरेंस के लिए वजारत दाखिला और वजारत कानून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जराये ने बताया कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस के लिए मवाद जमा किया जा रहा है। मुबैना आइन शिकनी से मुतालिक बयानात और असम्बलियों के रिकॉर्ड के उसूल पर काम शुरू कर दिया गया है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा किया था। उन्होंने हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी से मुतालिक कहा कि अदालत ने गवर्नर पंजाब को आज रात 12 बजे तक का वक्त दिया है, इसके बाद अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ हमारी दरख्वास्त है फेडरल गवर्नमेंट से और हमने ये बाज़ाब्ता तौर पे आज उनको ये रिक्वेस्ट डाल दी है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जो हल्फ बर्दारी के मामलात हैं, आज रात 12 बजे तक टाइम है हुकूमत के पास, गवर्नर के पास। हुकूमत तो खैर अब है नहीं, तो वो नहीं करते तो हमने अपनी कानूनी मशावरती टीम बिठा दी है। आज उस पर मशावरत करके अगले लाहे अमल का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। मगर अब तक हल्फ नहीं हो सका है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला की हल्फबर्दारी एक मुअम्मा बन गई है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने पर तैयार नहीं है। हमजा शहबाज 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए थे, मगर आज 13 दिन गुजर गए हैं और वो हल्फ नहीं उठा सके हैं। गवर्नर पंजाब हल्फ लेने से इनकारी हैं। सदर मुमलिकत किसी और को हल्फ देने के लिए नामजद नहीं कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट फौरी हल्फ बर्दारी का कह चुकी है, मगर अदालत के कहने के बावजूद तामील नहीं की गई है। अदालत ने गवर्नर पंजाब को आज रात 12 बजे तक का वक्त दिया, मगर अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। आज स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला पंजाब हैं, कानून साजी भी अदालतों ने करनी है, तो फिर इधर आ जाए। मिनिस्टर का इलेक्शन वो हाउस के अंदर होता है और स्पीकर की कुर्सी के ऊपर होता है। तो ये स्पीकर जो था, डिप्टी स्पीकर, ये भाग के तो चला गया विजिटर्स गैलरी जहां विजिटर बैठे होते हैं। अब विजिटर से माइक पकड़ के इसने ये सारा इलेक्शन करा के सैबोटाज किया और वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। क्या हम डे टू डे अपना असम्बली की लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते? वो हमें पुलिस ने करानी है या किसने करानी है? अदालतों ने करानी है तो हमें बता दें। हम कुछ भी नहीं करते, वो इधर आ जाए। फिर गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को तजवीज़ दी थी कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ से जुमेरात रात 12 बजे तक हल्फ लेने के लिए हवाले से इकदाम करें। अदालत ने करार दिया था कि अगर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा किसी वजह से हमजा शहबाज से हल्फ नहीं लेते तो अपने किसी नुमाइंदे के जरिए हमजा शहबाज से हल्फ लें। अदालत ने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के हवाले से अपना मस्बत और जमहूरी किरदार अदा करें। अदालत ने कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है, जिससे गवर्नेंस मुतासिर हो रही है। हल्फ लेने में हायल रुकावटें दूर करने के लिए अदालती फैसले में हल भी दिया गया था। अदालत हुकूमत बनाने के हवाले से आइन के आर्टिकल कहते हैं कि हल्फ जल्द से जल्द होना चाहिए, फौरी तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होना ज़रूरी है, इसमें ताख़ीर करना आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी है। तहरीरी फैसले में अदालत ने गवर्नर को इस अमल के लिए मुखातिब करते हुए लफ्ज़ ऑर्डर के बजाय सजेस्टेड, प्रपोज और एडवाइस के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फैसले में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान पर भी आइन के तहत जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हल्फ बर्दारी के अमल की तकमील करवाएं। इसलिए तजवीज़ दी जाती है कि सदर सूबे में हुकूमत का क़याम यकीनी बनाने के लिए आइनी किरदार अदा करें। दूसरी जानिब आज स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया, मगर फिर बगैर किसी कार्रवाई के 16 मई तक मुलतवी कर दिया। इस पर बात करेंगे माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद। सलमान अकरम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर अदालत ने एडवाइस, सजेस्टेड के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आज भी नहीं हो सका है हल्फ। क्या कानूनी रास्ता इस वक्त मौजूद है? देखिए, एक तो ये अफसोस का मकाम है, अदालत आलिया ने, हाई कोर्ट ने गवर्नर को एक तरह से याद दहानी कराई कि उनका आइनी फरीजा क्या है। आइन में उनको ओथ लेना है। जब एक शख्स मुंतखब हो गया, जो सेशन हुआ उसके हवाले से सर्टिफिकेट उस सेशन के सदर यानी कि वज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने दे दिया, मामला खत्म हो गया।
इनके पास कोई इख्तियार नहीं बतौर गवर्नर कि ये उस पर बैठ जाएं बतौर मैजिस्ट्रेट और कहें कि मैं इस कार्रवाई को नहीं मानता, या परवेज इलाही साहब आज अपने चेंबर में बैठ के कह दें कि हम कार्रवाई को नहीं मानते, जबकि खुद वो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट थी। ये जो कुछ हो रहा है ये सरियन आइन की रूगर्दानी है, आइन से नाफरमानी है। हम आर्टिकल 5 का बहुत जिक्र सुनते आए हैं पिछले चंद दिनों में, तो यहाँ ये आर्टिकल 5 की सरियन हमारी आंखों के सामने नाफरमानी हो रही है। अब मसला ये है कि गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है, जब तक वो गवर्नर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई बिलखुसूस नहीं हो सकती। इसलिए अदालत ने उनको एक तरह से एक बड़े मोतबर अंदाज में उनके ओहदे का लिहाज करते हुए उनको याद दहानी कराई। अब वो नहीं उस बात को मान रहे, तो जब वो गवर्नर नहीं रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उस वक्त देखा जाएगा कि जो आर्टिकल 5 की रूगर्दानी हुई, क्या ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है या नहीं बनती, और उस वक्त देखा जाएगा कि क्या ऐसा कोई हुक्म था अदालत का जिसकी उन्होंने नाफरमानी की, जिसके हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाए। ये मामला अब 10-15 दिन का है, क्योंकि 25 दिन थे सदर के पास उस मशवरे पर बैठने के जो वजीर आजम साहब ने उन्हें दिया था इनको हटाने के हवाले से, गवर्नर साहब को हटाने के हवाले से। उसमें से 9-10 दिन अब गुजर गए हैं, 15 दिन बाकी हैं, वो भी गुजर जाएंगे। बिलाखिर तो इनको माजूल होना ही है और उसके बाद किसी और को गवर्नर लगना ही है, और वो फिर लगकर जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक जाहिर है काम करेंगे। लेकिन सूबा जो है बेयकीनी की हालत में है, और ये किसी सूरत भी ना सूबे के लिए ठीक है ना हमारे आइनी निज़ाम के लिए ठीक है। मतलब अगर क्या कोई कार्रवाई आइनी तौर पर हुकूमत कर सकती है, क्योंकि कह तो रहे हैं कि हम साबिक डिप्टी स्पीकर, साबिक वजीर आजम, सदर, गवर्नर के खिलाफ कोई क्या रेफरेंस ये ला सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जब ये अपने ओहदों से माजूल हो जाएंगे उस वक्त तो हो सकता है। इस वक्त तो इनको आइन के आर्टिकल 248 के तहत एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन जब ये ओहदों पर नहीं रहेंगे तो फिर इनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई काबीना सोचकर कर सकती है। सदर और गवर्नर के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हो सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर उस पर बात करेंगे। अमरीकी साजिश का दावा तो झूठा साबित हो रहा है, मगर साथ साथ इमरान खान मीडिया के खिलाफ भी एक बयानिया बना रहे हैं और मीडिया को भी मुबैना अमरीकी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, मगर एक बार फिर से गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने लाहौर में मीडिया पर इल्जाम लगा दिया कि तहरीक इंसाफ का ब्लैकआउट किया जा रहा है। मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ज़माने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? आज़ादी राय किधर गई आज़ादी मीडिया? हमारे ज़माने में 80% जो प्रोग्राम्स होते थे वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। आज क्यों मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन आपको धमकी दे रहा है कि तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट करो? जिस वक्त इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे थे उस वक्त भी जियो समेत तमाम बड़े चैनल्स इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर कर रहे थे। उनका ये इल्ज़ाम भी बराह रास्त जियो समेत तमाम बड़े चैनल्स पर दिखाया जा रहा था। हमारे पास मौजूद अदादोशुमार के मुताबिक इमरान खान ने 2:25 पर तकरीर शुरू की और फिर 3:01 तक तकरीर मुकम्मल की। तमाम बड़े चैनल्स ने इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर की और जियो न्यूज़ ने 3 बजे की हेडलाइंस भी रोक दी थी और इमरान खान की तकरीर मुकम्मल दिखाई थी। आज अपनी मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कि मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ज़माने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? इमरान खान का ब्लैकआउट का बयान ही गलत बयानी है, क्योंकि ब्लैकआउट का मतलब होता है कि सिरे से दिखाया ही ना जा रहा हो। जब भी इमरान खान ने अवामी जलसे से खिताब किया तमाम चैनल्स ने बराह रास्त नशर किया और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है। 13 अप्रैल को इमरान खान ने पेशावर में जलसे से खिताब किया। रात 11:53 पर उन्होंने खिताब शुरू किया और 12:24 तक तकरीबन 31 मिनट तक जियो न्यूज़ समेत तमाम बड़े चैनल्स ने उनका पूरा खिताब बराह रास्त दिखाया। इसके बाद 16 अप्रैल को कराची में जलसा हुआ, वहाँ भी तमाम चैनल्स ने जलसे की भरपूर कवरेज की और इमरान खान का खिताब बराह रास्त नशर किया गया। 11:13 पर खिताब दिखाना शुरू किया गया और 12:13 तक जियो न्यूज़ समेत तमाम बड़े चैनल्स ने पूरा 1 घंटा बराह रास्त उनका पूरा खिताब दिखाया। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते 21 अप्रैल को इमरान खान ने लाहौर में जलसा किया। इस जलसे की भी भरपूर कवरेज हुई, तमाम चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया
इमरान खान ने 10:29 पर खिताब शुरू किया। 11:40 तक ये बराह रास्त दिखाया गया। तकरीबन 71 मिनट तक जियो न्यूज़ समेत तमाम बड़े चैनल्स ने इमरान खान की पूरी तकरीर दिखाई, मगर फिर भी शिकायत की जा रही है कि ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में मीडिया आज़ाद था। इस दावे का भी अदाद-ओ-शुमार से जायजा लेते हैं। तहरीक इंसाफ 2018 में इक़्तिदार में आई और आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी साल 2018 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को 139वां नंबर दिया हुआ था। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में मीडिया आज़ादी के लिए पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में हर साल मुसलसल कमी ही होती रही। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2019 की रिपोर्ट में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद कम हो गई और वो 139 से कम होकर 142 पर आ गया। और फिर इसके बाद 2020 और 2021 में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद 3 दर्जे कम होकर 145 पर आ गई। सिर्फ यही नहीं, इसी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया। इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरानों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। अपनी रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई गई कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के जरिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के जरिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट में लिखा गया कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई हैं और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई है। आलमी इदारे ने इमरान खान की मीडिया पॉलिसी को डिक्टेटरशिप से तशबीह दी क्योंकि पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में मुसलसल कमी हो रही थी। इसके बारे में हकाइक हम आपके सामने रख देते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले अपना एक मंशूर जारी किया जिसमें मीडिया की आज़ादी के बारे में लिखा था कि हम एक मजबूत और आज़ाद मीडिया को बरकरार रखने के लिए पुरज़म हैं जो जिम्मेदाराना सहाफ़त को यकीनी बनाने के लिए अपने क़वानीन वज़ा करेगा। और साथ ही लिखा था कि पेमरा को खुद मुख्तार बनाया जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी को निशाना बनाने के लिए किसी भी हुकूमत के हाथ में सियासी आला ना बन जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। न सिर्फ पेमरा को इस्तेमाल करते हुए मीडिया पर गैर एलानिया पाबंदियां लगाई गई, मीडिया मालिकान को हिरासा किया गया, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता रहा। खुद हुकूमत आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त के पैमाने को नज़रअंदाज करते हुए मुतनाज़ कानून साजी की कोशिशें भी करती रही। आज पूरा मीडिया इमरान खान की तकारीर दिखा रहा है, मगर आज इमरान खान मीडिया ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में ही इसकी कई अहम मिसालें मौजूद हैं। अप्रैल 2019 में सहाफ़ी गरीदा फारूकी तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियों पर साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसाक डार का इंटरव्यू कर रही थी तो अचानक उनका इंटरव्यू ऑफ एयर करा दिया गया। और उसकी वजह पेमरा ज़राए ने यह बताई थी कि इसाक डार इश्तिहारी मुल्ज़िम और मफरूर हैं। मगर फिर जब BBC पर इसाक डार को एक इंटरव्यू में मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा तो वो इंटरव्यू उर्दू में तर्जुमा करा के प्राइवेट चैनल पर और PTV पर चलवाया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। मुतादिद चैनल्स को मरियम नवाज के इंटरव्यूज करने से रोक दिया गया। सिर्फ यही नहीं, इसी तरह जुलाई 2019 में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का हामिद मीर को दिया गया इंटरव्यू भी नशर करने से रोक दिया गया और फिर केबल पर जियो न्यूज़ की नशरियात रोक दी गई। लेकिन ये वो वाहिद वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादी की आलमी रैंकिंग कम होती रही और यहाँ सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों पर हमले और पाबंदियाँ बढ़ती रहीं। मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ को मार्च 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद केबल पर जियो की नशरियात भी बंद कर दी गई। 34 साल पुराने केस में 200 दिन से ज़ायद जेल में रखा गया जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी इदारों ने भी शदीद मजम्मत की और उसके बाद तहरीक इंसाफ ही के दौर में वो केस झूठ साबित हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। इसके अलावा सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने के वाक़यात में इजाफा देखा गया। उन्हें FIA की जानिब से नोटिस भेजे जाते रहे। सहाफ़ियों को उनके काम की वजह से गिरफ्तार किया गया, धमकियाँ दी जाती रहीं, कातलाना हमले भी हुए। वफाकी दारुल हुकूमत से दिन दिहाड़े सहाफ़ी अगवा हुए, यहाँ तक के मुतादिद सहाफ़ियों को ऑफ एयर भी करा दिया गया। मगर इन तमाम वाक़यात में से किसी एक वाक़े में भी कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता साल FIA ने सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफकत को अचानक गिरफ्तार कर लिया और उनके घर वालों को भी नहीं बताया गया। इसी तरह गुज़िश्ता साल मई में सहाफ़ी असद तूर पर इस्लामाबाद में उनके घर में हमला किया गया। मुसल्लह अफराद ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उनसे पहले इस्लामाबाद में ही सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ चेयरमैन पेमरा अबसार आलम पर फायरिंग हुई। गोली लगने से वो शदीद जख्मी हुए। जबकि जुलाई 2020 में इस्लामाबाद से ही सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े अगवा किया गया। किसी वाक़े के मुल्ज़िमान के खिलाफ कुछ नहीं किया गया, यहाँ तक कि उल्टा इन सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल हुकूमत में सहाफ़ियों को हिरासानी के वाक़यात में इजाफा हुआ। गैर एलानिया सेंसरशिप की शिकायत सामने आई। हुकूमत की मीडिया पॉलिसी सवालात की जद में रही। आलमी इदारे भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार करते रहे और अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का तज़किरा करते हुए रहे। लेकिन अब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उनके दौर में मीडिया आज़ाद था, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत बयानी है।
उनके दौर में वही मीडिया आज़ाद था जो उनके हक में था, और इमरान खान उन सहाफ़ियों को ही आज़ाद सहाफ़ी तस्वुर करते थे जो उनके हक में बोलते थे। अपने दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ मीडिया को सेंसर करती रही, और अब तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि किसी तरह मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए और उस पर इतना दबाव डाला जाए कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करने से कतराए। और जहाँ तक ब्लैकआउट की बात है तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जियो न्यूज़ का बायकॉट किया हुआ है। गुज़िश्ता 2 माह से तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जियो न्यूज़ के किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो रहा है, मगर उसके बावजूद जियो न्यूज़ इमरान खान की तकारीर मुसलसल दिखा रहा है। अब से कुछ देर पहले भी उनका खिताब इसी प्रोग्राम के दौरान दिखाया गया। अगर कोई रहनुमा प्रोग्राम में शरीक हुआ भी तो उसे भी बाद में मना कर दिया गया। उस रहनुमा ने हमें बताया कि मुझे सख्ती से मना कर दिया गया है। ना सिर्फ जियो न्यूज़ का बॉयकॉट किया हुआ है, बल्कि जियो न्यूज़ को कवरेज से भी रोका जा रहा है। 23 अप्रैल को इमरान खान ने बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जियो न्यूज़ को कहा गया कि वो कवरेज के लिए ना आए। उसके बावजूद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जियो न्यूज़ ने दिखाई। फिर 27 अप्रैल को इमरान खान ने लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब किया तो इस दौरान भी जियो न्यूज़ को कवरेज से रोक दिया गया। उसके बावजूद उनका खिताब जियो न्यूज़ पर दिखाया गया। उस वक्त जियो न्यूज़ की टीम को धमकाया गया। सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक हमने 28 अप्रैल यानी आज अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए एक साबिक वजीर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करने से इनकार कर दिया और कहा कि आइंदा चंद दिनों में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर पथराव भी हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। 2014 में तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान भी जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद के दफ्तर पर हमले होते रहे। 22 से ज़ायद मरतबा इमारत पर पथराव हुआ और इस सब के बावजूद इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें ब्लैकआउट किया जा रहा है, जबकि उनकी तकारीर मुसलसल और मुकम्मल दिखाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में ब्लैकआउट नहीं होता था, वो ये कहते हैं। हालांकि नज़र आता है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के दौर में सेंसरशिप होती थी, पैमरा को इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ तक इस्तेमाल किया जाता था कि अगर आप नैब के ओपोजिशन के खिलाफ केसेस के हक में बात करेंगे तो कर सकते हैं, अगर उन केसेस की मेरिट पर सवाल उठाएंगे तो नोटिस जारी किए जाते थे। यहाँ तक कि हमारे इस प्रोग्राम को चेयरमैन नैब के ऊपर सवाल उठाने पर मुल्क से बगावत का नोटिस जारी किया गया पैमरा की तरफ से, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसके बाद फैसला आया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इमरान खान इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें नून लीग का एजेंट कह रहे हैं और उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। मगर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बयान का नोटिस ले लिया है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डीजी ने पैमरा से इमरान खान के 26 अप्रैल को पेशावर में खिताब की मुकम्मल रिकॉर्डिंग तलब कर ली है और साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान, हलीम आदिल शेख और एजाज अहमद चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है ताकि तनाज़ा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जा सके। इसके अलावा कल फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया था कि कमीशन किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आएगा, चाहे बाहर 5 बंदे आएँ या 5 लाख बंदे आएँ। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 26 अप्रैल के जिस बयान का नोटिस लिया है उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है, इसमें कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। हमने चैलेंज किया था कि पहले तीनों जमातों की इकट्ठे केस देखें कि किसकी जायज फंडिंग है, किसकी नाजायज है। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। जब एक सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी उसके ऊपर एतमाद नहीं करती तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। जब से डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसका नोटिस लिया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया, तब से तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हो गई है। हालांकि उस फैसले को जब आला अदलिया में चैलेंज किया गया तो आला अदलिया ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद नहीं किया था। अब अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के बराबर इख्तियारात हासिल हैं और वो हाई कोर्ट ही की तरह तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकता है और तौहीन अदालत के मुर्तकिब किसी भी शख्स को सजा दे सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के कानून के तहत 6 माह सजा दे सकता है। तौहीन अदालत का मुर्तकिब शख्स नाअहल होकर 5 साल के लिए सियासत से बाहर भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज नोटिस लिया है तो वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ? उसको वही इख्तियार हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हैं, यानी कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 माह तक सजा दे सकते हैं और उसके अलावा कोई भी जुर्माना जो है वो उन पे आयद किया जा सकता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 5 साल के लिए सियासत से भी बाहर होते हैं।
इससे पहले 2017 में भी इमरान खान को ऐसे ही बयानात और इल्ज़ामात की वजह से इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था और उन्हें माफ़ी मांगना पड़ी थी, और तब जाकर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ख़त्म हुआ था। ये मामला भी फॉरेन फंडिंग केस ही का था, जिसमें इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए थे। और फिर अकबर एस बाबर ने अपनी एक दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया था और फिर अदम पेशी पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी कर दिए गए थे, जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तिल हो गए थे। और फिर खुद इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश होना पड़ा, मुआज़रत करना पड़ी। इमरान खान ने तहरीरी माफ़ीनामा लिख कर दिया, जिसमें कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो अल्फाज कहे थे उस पर उन्हें पछतावा है। इमरान खान ने खुद रोस्ट्रम पर आकर भी यही अल्फाज दोहराए थे और फिर मीडिया से भी बात की थी। तो मैं फिर से वाज़ेह करता हूं, मेरी तनकीद कभी ये नहीं थी किसी को पर्सनल, किसी को बुरा भला कहना। मेरे रिएक्शन, अगर मेरे रिमार्क एक्सट्रीम आए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो एक रिएक्शन था। वो ये था कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए। कमीशन तनकीद करती इसलिए है ताकि गवर्नमेंट को ऑन टोज रखें, ताकि गवर्नमेंट इस्लाहत करे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रहे हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता साल ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उस वक्त के वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सबाती ने इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की थी, धमकियां दी थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का माउथ पीस करार दिया था और फिर बाद में उन्हें भी माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। और अब खुद इमरान खान ने भी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ यही रवैया अपनाया है, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। और ये जो पहले उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी और जो पहले तौहीन हुई थी वो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में थी, मगर ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्हें खुद इमरान खान ने नामजद किया था। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया था और उन्हें हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तफिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर करार दिया था। और गुज़िश्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते हुए कहा था कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया है ये सही तहकीकात करेंगे, क्योंकि ये हमने लगाया है, अपोजिशन के साथ मिलकर लगाया है। स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। मगर इमरान खान ये जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम फौज की तरफ से आया था। मगर कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा के बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम की चिट मेरे हाथ में परवेज खटक ने दी थी। उस वक्त किसी भी स्टेज पर उन्होंने नहीं कहा कि यह नाम फौज की तरफ से आया है। कमिश्नर साहब का नाम जो है मेरे हाथ में चिट जो है परवेज खटक साहब ने दी और उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से ये प्रपोज्ड है। इनिशिएट इन्होंने किया, इंडोर्स हमने किया, आज ये उसको गालियां दे रहे हैं। उस वक्त कहा था, इन्होंने आपको बताया था कि ये फौज की तरफ से आया है, क्योंकि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज की तरफ से नाम आया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का। क्या बताया था? और कंसेंसस डेवलप करने में उस वक्त फौज ने किरदार अदा किया था आप लोगों के साथ? हमारे सामने इन्होंने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि ये फौज की तरफ से आया हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोज नाम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असम्बली को 6 मई तक जवाब दाखिल करने की हिदायत की और कहा है कि हम 30 दिन में फैसला कर लेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना, याद दीजिए।